अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हुई रबनाज। चूँकि हम बात कर रहे थे इलेक्शन सर्वे की, अगर बात की जाए तो प्रोग्राम लाहौरनामा ने इस पर सर्वे किया है। एनए 117 से लेकर 30 तक की जो तमाम सूरत हाल थी उससे नाज़रीन को आगाह किए है। और इलेक्शन 2024 इसके हवाले से एक साल से अवाम भी कन्फ्यूजन का शिकार थे, हुक्मरान भी कन्फ्यूजन का शिकार थे, और जो सबसे ज़्यादा तमाम तर सूरत हाल में नुकसान उठाना पड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को, जो कि महंगाई की सूरत में था। निगरान सेटअप जो कि आइनी लिहाज से अगर बात की जाए तो 90 रोज़ के लिए होता है, लेकिन इसने भी तारीख में ये लिखती है कि जो निगरान सेटअप है वो 1.5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। और इलेक्शन के हवाले से तो तमाम तर तैयारियाँ वो मुकम्मल थी, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम तैयारियाँ कर रखी थी। सिक्योरिटी के भी जो इंतज़ाम थे वो मुकम्मल थे, और हमने देखा है कि नताइज का जो सिलसिला है वो हमें तखीर से आना शुरू हुआ था। और 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो नताइज हैं वो हमें 9 फरवरी की दोपहर में जाके वसूल हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इल्ज़ामात भी सामने आ रहे थे, वो आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सामने आ रहे थे। आज़ाद उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो सलमान अकरम राजन ने हल्का एन 128 के नताइज जारी करने और जो वोटों की गिनती में शामिल ना करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इस तमाम तर मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे नुमाइंदगान हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। इसके अलावा अगर तज्ज़ियाकार की बात की जाए तो नासिर शराजी साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अशफाक, चूँकि रिजल्ट पहले ही हमने देखा कि ताख़ीर का शिकार रहे हैं, और जैसे रिजल्ट आते हैं तो जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने इस रिजल्ट को चैलेंज किया है। वो अभी कह रहे हैं कि इसमें कुछ वजूहात हैं। पहले हम देख रहे हैं कि ओन चौधरी पीछे थे रिजल्ट्स के मुताबिक, और फिर अचानक जो है वो ऊंट देखते हैं हम किस करवट बैठा है, हमें भी समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ रहा है तो बताइए। देखिए, हमें तो ये समझ आया है कि जब जैसे ही नताइज आना शुरू हुए, तकरीबन कोई 15 के करीब पोलिंग स्टेशन की जब नताइज आए तो हमने देखा कि सलमान अकरम राजा की बर्तरी थी और बर्तरी होना शुरू हो गई थी। तो एकदम से नताइज रुक गए, और जब नताइज रुके तो पता ये चला कि सलमान अकरम राजा अपनी टीम के हमरा, उनकी जो मिसिस हैं वो पोलिंग एजेंट का काम कर रही थी उस हलके में। अच्छा। वो चले गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि क्या मुआजरा है। अब यहाँ वहाँ पर हुआ ये है कि जैसे ही सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वहाँ पर पहुँचे हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस को हुक्म दिया कि इनको यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम निहत्ते लोग थे, हमने तो अपना नतीजा लेने के लिए गए थे, हमारे पास फॉर्म 45 जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनके थ्रू हमें मिल चुके थे, नतीजा हमारे पास आ चुका है। उन्होंने ये क्लेम किया कि वो 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल कर रहे थे, ये सारा नतीजा उनके पास मौजूद था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बाहर निकाल कर फिर नताइज तैयार किए गए, और फिर पता ये चला कि जो ओन चौधरी हैं वो भारी अक्सरियत है, यानी तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए, और वो इस हवाले से एनए 128 से कामयाब हुए। तो सलमान अकरम राजा, आपको पता है कि कानूनी माहिर भी हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। तभी तो उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने फिर इसका फ़ायदा उठाया, और आज सुबह ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से ये रिक्वेस्ट की कि इस केस को आज ही सुना जाए। जब लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, तो दूसरी जानिब जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने फौरी तौर पर फॉर्म 47 का नतीजा जारी कर दिया, और सारा जो मामला था वाइंड अप करके इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया, और वहाँ से वो चले गए अपने ऑफिस से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने जब केस को टेकअप किया, अच्छा। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मतलब मैं ये समझता था कि धांधली के कोई और भी तरीके होंगे, लेकिन हमारे साथ अजीबोगरीब तरीका हुआ। नया तरीका सामने आया। मेरी मिसिस को बाहर निकाल दिया गया, पुलिस ने जदोकोब किया, मैंने सीसीपीओ लाहौर को फ़ोन किया, तो सीसीपीओ ने मेरे साथ होने वाली बदसलूकी का अफसोस का इजहार तो ज़रूर किया, लेकिन जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि पहली तो बात यह है कि जितना भी नतीजा तैयार होना था वो उम्मीदवारों के सामने होना था, हमारे सामने उस नतीजे को तैयार नहीं किया गया, और इस हवाले से क़वायद व ज़वाबत पर भी अमल नहीं किया गया। लिहाजा जो नतीजा बना है इसको कलअदम करार देकर दोबारा से प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो नताइज कलेक्ट किए हैं वो हमारे सामने फॉर्म 45 के वो कर दें, हमें मंजूर होगा। अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील ने उनकी इस दरख्वास्त की मुखालफत की, तो अदालत ने जब कहा कि बताएं रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने तलब किया था वो क्यों नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने मासूमाना अंदाज में कहा कि माई लॉर्ड वो 3 दिन से तो सोए नहीं थे, और अब चूँकि उनको काम उनका ख़त्म हो गया है, अब वो घर जाके सो चुके हैं और उनका नंबर भी बंद है और हमारा रब्ता भी नहीं है।
इस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि ये हैरत की बात है कि अदालत तलब कर रही है और आप रिटर्निंग ऑफिसर को पेश करने के बजाय कहानियाँ सुना रहे हैं। खैर अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुने और उसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया कि NA 128 के नताइज जारी नहीं किए जाएंगे हतमी तौर पर, और 12 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और जो ओन चौधरी हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि आइंदा समात पर आप सब लोग आएँ और अशफाक, नताइज नहीं किए जाएं जारी, लेकिन जो नताइज सामने आए हैं वो तो, जिसमें ओन चौधरी की अगर हम बात करें तो 1,72,000 से ज़ायद वोट हैं। तो जब नताइज रोक दिए गए हैं लेकिन रिजल्ट तो हमारे सामने है, फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि नताइज रोक दिए गए हैं? हाँ, ये जो नताइज आए हैं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये आए हैं फॉर्म 47। इसके बाद ये सारे जो फॉर्म है ये जमा होने हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना है इन नताइज के बिहाफ पर। अच्छा। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 47 के नताइज पर अमल दरामद से रोक दिया है और ये कहा है कि जो स्टेटस अभी जिस तरह से है ये ऐसे ही रहेगा जब तक अदालत इसका हतमी फैसला नहीं करती। तो अब बाकी तो तमाम जो जहाँ जहाँ से कैंडिडेट कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ज़रूर जारी करेगा, लेकिन ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मामला लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, ये सूरत हाल मतलब इस हल्के में नहीं रही। अगर अब डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का देख लें कि वो 8 फरवरी की शाम तक रात तक उनकी बर्तरी रही है और 9 फरवरी को एकदम से अचानक पासा पलटा, हवा चली तो और फिर वो जो बर्तरी थी वो ख़त्म हो गई और फिर दूसरी जानब से नवाज शरीफ हज़ारों वोटों में यानी 50,000 वोटों से नवाज शरीफ जीतते हुए नजर आ रहे थे। अशफाक, अभी मामला पेंडिंग है सलमान अकरम वाला, तो फैसला कब तक आएगा? अच्छा, 12 फरवरी के लिए ये नोटिस कर दिए गए हैं। आज है गलबन 9 तारीख, मेरे मंडे के लिए नोटिस किया गया है और मेरे ख्याल में मंडे वाले दिन ही इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि इस केस को ज़्यादातर दूर रखा नहीं जा सकता और ये उम्मीदवार की कामयाबी का मामला है। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट यकीनन अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद ज़्यादा चांसेस बज़ाहिर ये लगते हैं कि अदालत ये ऑर्डर कर देगी कि कोई भी जो कैंडिडेट है उसकी जो रिजल्ट जो उन्होंने इकट्ठा करना है वो उम्मीदवारों की मौजूदगी में करना है और यहाँ पर इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये एक उसमें अहम पॉइंट है जिसकी वजह से आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनके नताइज को रोका। अच्छा, अभी तक नताइज को रोका हुआ है। मुजाहिद, आपने बात सुनी है अशफाक की और जो दौरान समाअत गुफ्तगू हुई है वकील की, तो जो सामने आ रहा है, जो मुद्दा सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का मोबाइल बंद था, रब्ता नहीं हो रहा था। आपने तो सारी सिक्योरिटी के मामले तो अपनी आंखों से देखे हैं, हम भी देख रहे थे कि सर्विस जो है मोबाइल की वो मुअत्तल रही है इलेक्शन डे के हवाले से। तो क्या यही वजह है कि अचानक जो है नंबरिंग की अगर बात की जाए तो ओन चौधरी फिर से जो है पोजीशन के हिसाब से नंबर 1 पे आ गए हैं और जो सलमान अकरम साहब थे वो पीछे आ गए? हाँ, देखिए, सबसे पहले जब रात को नताइज आना शुरू हुए तो उसमें सलमान राजा जो है वो आगे जा रहे थे। बहुत सारे लोग जो सुबह के वक्त कामयाब हुए वो रात को पहले नंबर पे थे। उसमें जो बहुत सारे नाम हैं, जैसे सियालकोट में उस्मान डार साहब की वालदा हैं, वो भी बड़ी अक्सरियत के साथ जीत रही थी, लेकिन अचानक सुबह जब आपने भी तकरीबन आपने देखा। इसका वैसे एक फैक्टर मैं बता दूं, एक छोटा सा एक फैक्टर इसका शेख साहब ये भी है कि देखें जो हर हलके में ना तकरीबन 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है। तो होता ये है कि पहले जो 50 पोलिंग स्टेशन का जब नतीजा आता है, बाज़ जगहों पर होता ये है कि किसी कैंडिडेट का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है, बाज़ पोलिंग स्टेशन में उनका पलड़ा कम होता है। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है कि पहले 50 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से जब नताइज आए तो वो गो के जैसा आपने बता रहे हैं सियालकोट रिहाना इम्तियाज़ के हक में जा रहे होंगे। जब अगला स्पेल चला तो वहाँ के जो वोटर हैं वो दूसरी तरफ के हैं। तो ये अच्छा, भी वो इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल का आपने जिक्र किया कि पहले जो रिजल्ट आए, क्योंकि सर्विस का बड़ा अमल दखल रहा, लेकिन जो कम से कम जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे साथी रिपोर्टर्स वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए थे, जो उम्मीदवार थे, उनके पास जो फॉर्म आ रहा था उसमें लिखा हुआ था वाज़ेह तौर पे, वो यकीनन वाईफाई के साथ इंटरनेट कनेक्ट करके तो हम लोग नताइज जो हैं वो अपने दफातर को भिजवा रहे थे। तो उसमें वो यकीनन सब लीड के साथ जो है वो कुछ लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो जीत रहे थे। आप अगर लाहौर का अगर आप जिक्र करें तो जो लाहौर में मैक्सिमम लोग हैं कि 2000, 3000, 4000 की लीड पे वो जीतने वाले लोग हैं।
लेकिन बहुत बड़े सियासतदान जिनको ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के बड़े सियासतदान कहा जाता है, जैसे कि ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उनकी जिनसे हमें भी उम्मीद थी कि शायद कोई उम्मीद नहीं थी, और यहाँ तक कि उन्होंने बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया कि नून लीग में जो टिकटों की तकसीम हुई उनमें उनका बड़ा अमल दखल रहा। बहुत सारे हकदारों का उन्होंने हक भी बारा, बहुत सारे जो लोग थे उनकी जो है वो टिकटें तब्दील की, उनकी हल्के तब्दील किए। फिर शेख रहील असगर जो हैं वो भी बड़े मजे हुए सियासतदान तस्वर किए जाते हैं, लेकिन उनको इस इलेक्शन में पता चल गया कि वो ये सोचते थे कि लाहौर के किसी भी जगह पे जाके किसी भी जगह पे वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कामयाब होंगे। तो उसमें उनको पीटीआई का एक या आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का हमायत याफ्ता जो था उसने इतने ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है कि अब वो कहीं भी नज़र नहीं आए। और चंद रोज़ पहले उन्हीं की एक वीडियो वायरल होती है कि वो अपने ही हलके में इलेक्शन कंपेन कर रहे होते हैं और थप्पड़ मारते हैं। कोई शख्स उनको ये कहता है कि जी हमारे इलाके का सीवरेज ख़राब है, हमारे इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं, तो उनको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये भी एक रिवेंज था जो ख़ासकर नून लीग के लोगों की जो टिकटें तकसीम की गई, जो उनके हलके बदले गए, तो वहाँ पे ये भी एक हारने की बहुत बड़ी वजह सामने आई है। और दूसरी बात यह है कि जो आप अगर जिक्र करें और सलमान अकरम राजा जो है वो समझने के वहाँ पर धांधली हुई है, लेकिन अगर यहाँ पर नुक्ता उठाया जाए मोबाइल सर्विस का, तो मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही थी, इंटरनेट की बंदिश थी, रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे। अगर मुजाहिद उस वक्त काउंटिंग का अमल जारी था, लेकिन तो काउंटिंग फिर सारी रिजल्ट्स सामने आए हैं और सर्विस जैसे ही बहाल हुई है तो रिजल्ट्स जो टोटल सामने आए हैं उस वक्त तो अगर हम नहीं देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी काउंटिंग हुई है, सलमान अकरम राजा की हिमायत में कितने वोट सामने आए हैं, ओन चौधरी की हिमायत में कितने वोट सामने आए हैं, ये जो कुछ भी हुआ है सर्विस मुअत्तल होने के दौरान हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए मामला तो कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, सच और झूठ साबित हो जाएगा। लेकिन क्या आप या देखने वाले या हम सब ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ओन चौधरी साहब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इतनी बर्तरी के साथ वो जीत रहे हैं, इतने वोट उनको, इतनी लीड मिल रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब की भी अपने हलके में नवाज शरीफ से ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ? और ऐसे हलके में जहाँ पे नून लीग के कोई भी कैंडिडेट पहले, इससे पहले जो इलेक्शन लड़ते रहे, वो ज़्यादा उनको नाकामी का सामना करना पड़ता रहा। क्या हुआ कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो पहले हार रहे थे, फिर अचानक उनको इतनी लीड मिल गई कि इस वक्त जो इलेक्शन का रिजल्ट टेलीविज़न पर नशर हो रहा है उसमें सबसे बड़ी लीड जो है वो उनके पास ही है। दूसरी बात ये है कि जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है लाहौर, वहाँ पे 3000, 4000, 5000 इससे बड़ी लीड नहीं है। कौन से हैं ये आज़ाद उम्मीदवार के इतना जिनके लिए लोगों को उनका इंतखाबी निशान तलाश करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था बैलेट पेपर पे, फिर उस पर मोहर लगानी पड़ती थी। और मुझे तो मोबाइल सर्विस भी बंद थी, लोगों को ये भी मुश्किलात का सामना था कि उनको 8300 पे मैसेज करके पता करना पड़ता था कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। एक घर का, एक घराने का वोट जो है वो किसी एक इलाके में है, दूसरे फैमिली मेम्बर का दूसरे इलाके में जाकर वोट जो है वो भी शिफ्ट हुआ। ये भी लोगों की शिकायत आई, चूँकि मोबाइल सर्विस बंद थी, इंटरनेट बंद था, ये कंप्लेनें लोगों को नहीं मिली, लोग ख्वार हुए इस मामले में भी कि हमारे वोट जो हैं वो भी तब्दील हुए, वोट तब्दील हुए हैं। नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपने दोनों नुमाइंदगान की गुफ्तगू सुन ली है, और इस बार आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं? देखिए जी, पैटर्न इज़ द सेम एज 2018 इलेक्शंस। आज़ादाना तो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं, लेकिन मुनसफ़ाना वाली बात जो है उस पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। बेशुमार एविडेंस मौजूद है, हालांकि इंटरनेट बंद था लेकिन वीडियो क्लिप्स बने तो हैं, गो रिलीज़ काफ़ी ताख़ीर से हुए हैं, लेकिन वीडियो क्लिप्स बने हैं और सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। और उसमें हमें बाज़ जगह पर नज़र आता है कि कुछ ख़वातीन हैं, कुछ और नौजवान लोग हैं जो दर्जनों के हिसाब से जो हैं उन्होंने बैलेट पेपर जो है फोल्ड करके हाथ में रखे हुए हैं और वो एक ख़ास बॉक्स में डाल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ओन चौधरी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी सिरे से है ही नहीं, उनकी वहाँ पे बरादरी भी नहीं है, और वो इस हल्के में ये बड़ी हैरानी की बात है। तो फिर मैं समझता हूँ कि खलाई मखलूक, अच्छा ये वो खलाई मखलूक नहीं है जिसका जिक्र जनाब नवाज शरीफ साहब करते हैं। अच्छा। और ये वो महकमा ज़राअत भी नहीं है, ये लोकल, वहाँ के लोकल खलाई मखलूक है जिसको आप टीम मेट्स कह सकते हैं कि जिनकी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ थीं। तो इट वॉज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज। आप अंदाज़ा फरमाइए ना कि कौमी सतह का कोई लीडर इतनी लीड अगर हासिल करे
तो उसके बारे में हम सोचते हैं अच्छा और जी नवाज बहुत शरीफ पॉपुलर साहब ने होगा। भी वोट उनको दिया ऑन चौधरी तो साहब ये को, तो कहाँ जी पर मोहर लगाई। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और है, अब जैसे हम हमजा साहब की बात करते हैं ना जी, कि हमजा साहब का एक ख़ास इलाका है अंदरून शहर वाला, उसमें शादबाग में शीशा, ये सारे इलाके हैं और वहाँ पे उन्होंने जनाब बहुत काम किया हुआ है। बल्कि मिसाल दी जाती है कि जनाब शायद ही कोई घर हो जिसमें शादी गमी हो और वो वहाँ पे ना पहुँचे हों, और फिर हर घर में उन्होंने यानी उनके जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब का जो ज़माना इक़्तिदार है, कि हर घर में उन्होंने कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव जॉब्स जो हैं वो दी हुई हैं, तो उनका वोट बैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा वहाँ पे भी उतनी लीड नहीं है। से पहले ही क्यों विजिट किया जाता है हलकों में, वो भी अच्छा तो 10 रोज पहले। मोस्ट इंटरेस्टिंग देखिए, मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ना वो फिर वही है कि नंबर ऑफ वोट्स लीड ऑन चौधरी साहब कितनी लीड से जीत रहे हैं। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब की अगर बात करें, ये क्रेडिबल जेंटलमैन, कानूनी शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं, रेपुटेशन अच्छी है, और जो उनका जनरल कंडक्ट है ज़िंदगी भर का हमारे सामने है ना जी, तो वो इस टाइप के आदमी नहीं है कि वो धांधली करें या वहाँ पे हरासमेंट करें या लॉ एंड ऑर्डर किसी सिचुएशन पैदा करें। तो बस उनको मेरा ख्याल है कि आउट करना मकसूद था और वो किसी और तरीके से शायद आउट नहीं हो रहे थे, उसके लिए ये फिर तरकीब नंबर 202 जो है वो इस्तेमाल की गई। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं वैसे माजरत के साथ नासिर साहब ने जो बात कही ना कि ओन साहब कैसे कामयाब हो गए, कैसे इनको इतना वोट मिल गया, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरी जानिब आप देखें कि लतीफ़ खोसा साहब खड़े हुए N 122 से, उन्होंने किसको शिकस्त दी? ख्वाजा साद रफीक को। अब लतीफ़ खोसा साहब का उनके पीछे वोट बैंक है। नहीं, मैं नून का तो वोट बैंक मैं बात है ही नहीं। मैं सर बात रख थोड़ी सी 2 मिनट दे दें। ऐसा नहीं है, देखें ओन चौधरी साहब को अगर वोट पड़ा है तो वो पड़ा है नवाज शरीफ का वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून का वोट पड़ा है, ठीक है। अगर लतीफ़ खोसा ये कहना मुनासिब होगा अगर असी नून लीग दा खंबा भी खड़ा कर दिए तो उन्हें वोट नहीं, तो नवाज शरीफ के फिर वोट ज्यादा होने चाहिए ना नवाज शरीफ साहब के। मैं अगली बात अब करता हूँ। अब लतीफ़ खोसा साहब ना उन्होंने कभी इस तरह की सियासत की, इंतहाबी सियासत, ना उन्होंने कैंपेन की, ना वो उस तरह से। अब जितना काम ख्वाजा साद रफीक ने उस हल्के में किया और अरसा दराज से वो करते आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके मुकाबले में तकरीबन गालिबन 35 से 40 हज़ार की लीड से उन्होंने शिकस्त दी ख्वाजा साद रफीक को। तो इस इलेक्शन में 2 ही लोगों का वोट पड़ा, एक बानी PTI का, दूसरा नवाज शरीफ का। इंडिपेंडेंट लोगों की अपनी पर्सनालिटी का जो वोट था वो वोट नहीं था, वो चाहे ओन चौधरी है, वो चाहे लतीफ़ खोसा थे। नासिर साहब ने तो बात खत्म कर दी है, वो कह रहे हैं नून के वोट है ही नहीं। नहीं, इसमें गुजारिश है, लेट्स हैव द सेम मेजरिंग स्टिक फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए हम आपकी बात को लेके ही आगे चलते हैं। अगर जनाब नवाज शरीफ साहब का वोट था और ये नून लीग का वोट था और इसलिए इतनी लीड हुई है, तो फिर नून लीग के जो बाकी कैंडिडेट जीते हैं वहां नून लीग का वोट उनको क्यों नहीं पड़ा? यही मैं अर्ज कर रहा हूं, यही मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए कम कैसे हो गई? हम 1 बाय 1 कर लेते हैं ना। अब बात अब कर रहे हैं गालिबन शेख रुहेल असगर साहब की। देखिए जहां पर जैसे शेख साहब ने कहा कि उनका हल्के में कुछ रवैया उस तरह से नहीं था, लोग उनसे नालान थे, ठीक है, सिर्फ लाचा कुर्ता पहनने से तो वोट नहीं ठीक है। अच्छा अब ऑन चौधरी साहब क्या करते थे? लड्डू बांटते रहे सारी। तो मैं फिर वही अब से अर्ज करूंगा कि क्या लतीफ़ खोसा उधर लड्डू बांटते रहे हैं? PTI का वोट पड़ा है जनाब, मैं यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। नून लीग का वोट मैं ऐसा नहीं कैसे पड़ गया आपका अपना। अब मसला ये आ गया कि लतीफ़ खोसा साहब ने तो शिकस्त दे दी ख्वाजा साद रफीक साहब को। अब जिस बंदे ने रुहेल असगर साहब को शिकस्त दी, और वो भी कोई इतना बड़ा बंदा नहीं है, इतना नामवर बंदा नहीं है, आजाद उम्मीदवार है, वसीम का। वहाँ पार्टी वोट कहाँ गया? पार्टी वोट नहीं पड़ा। वहाँ पर बंदे की अपनी पर्सनालिटी का वोट था। वहाँ पर लोगों वो क्योंकि अरसा दराज से उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, कुछ ऐसे वहां पर मामलात हुए, लोगों ने उनको डिसलाइक किया और वोट के जरिए उन्होंने अपना इंतकाम लिया। जो भी उन्होंने बात की। अच्छा नहीं जी, एक चीज और है, देखिए 3 टाइप, देखिए वोटर लेकिन साथ ऐसा भी हुआ कि उसके साथ ऐसा भी हुआ कि 121 के साथ ही 120 हल्का है जिसमें सरदार अयाज सादिक साहब थे और पहली बार 19,000 की लीड के साथ वो जीते, 19,000 की लीड के साथ जीते, और 151 में सुहेल शौकत बड़ थे जो 23,000 की लीड के साथ जीते। अच्छा जी, जरा मेरी गुजारिश है उसको मुकम्मल होने दें, जरा मुझे बात करने का मौका दीजिए। देखिए वोटर जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया जी पार्टी वोट हो गया, दूसरा है कि जो कैंडिडेट है उसका पर्सनल वोट है कि उसने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया, माजी में उसकी रेपुटेशन क्या है, अब क्या करता है, कितना वो ख्याल रखता है, और तीसरा वोट ये है कि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है उस इलाके में। अच्छा जी, पार्टी वोट सबको मिल गया, हम कहते हैं जी बहुत अच्छा था, ओन चौधरी साहब को पार्टी वोट मिल गया, उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, तो ये दस्ते गैब से जो वोट आ गया, मैं इसके सामने सवालिया निशान रख रहा हूँ
अभी तो आप बातें कर रहे हैं खलाई मखलूक की, कौन सी खलाई मखलूक की बातें की जा रही यही है? मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखें मैं अगर लोकल खलाई मखलूक लोकल, अच्छा, अगर खिलाई मखलूक होती तो ख्वाजा साद रफीक ना हारते, जो है वो शेख रुहेल असगर इलेक्शन ना हारते। सर 2018 में क्या हुआ, राना मशहूर लाहौर से इलेक्शन ना हारते अगर खिलाई मखलूक होती। ये इलेक्शन अच्छा जी, पूरा कुछ मफरूजे जो है ना वो गलत साबित हुए हैं। मसला एक मफरूजा सर, जिस तरह है ना, शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है कुछ हलकों में, बिल्कुल। कुछ पीपीस में। और देखिए, मैं मिसाल समझता हूँ कि लोगों ने हम देख रहे हैं हमेशा जीत रहे इस थे। मर्तबा अपने वोट का हक, अपना गुस्सा, उनको अगर कैंडिडेट पे गुस्सा था तो उन्होंने वोट के जरिए निकाला है। आन चौधरी साहब पर कोई गुस्सा नहीं था। नहीं, मोहब्बत भी कोई नहीं थी और गुस्सा भी कोई नहीं था, ये बात ठीक है, मोहब्बत भी बॉलीवुड हीरो है, बहुत प्यार मोहब्बत से उनको वोट दिया गया। मैंने तो फिर वही आपको दोबारा अगर मिसाल दूंगा, मेरा बार बार वो बात हो जाएगी कि अगर ऐसा ही है तो फिर लतीफ खोसा साहब ने कौन से वहां पर कोई बागात बना दिए। देखिए पार्टी वोट है ना, उनकी क्या लॉजिक बनती थी? पार्टी वोट लीड इतनी नहीं है, इतनी लीड नहीं है, इतनी लीड नहीं है ना। ये भी तो सर हम देखिए, अगर एक हल्के की बात 40,000 के करीब वाले लीड है, हम बात कर लें तो NX-17 में 5,20,000 से ज्यादा वोट हैं, और अगर हम कहें कि सिर्फ 10,000 से ज्यादा वोट लेके अब्दुल रहीम खान साहब जो हैं उम्मीदवार वहां पे कामयाब हो चुके हैं, तो ये कहना दुरुस्त है सिर्फ 10,000 5 लाख के वोटर्स में से सिर्फ 10,000 इसको हम कामयाबी समझते हैं? देखिए खोसा साहब गवर्नर पंजाब रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, ठीक है, और उनका एक नाम है पीपल्स पार्टी से भी सर एक और भी वजह कामयाबी की कि लास्ट 2-3 महीने से वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव दिखाई दिए, लोगों ने उनको पसंद किया, उनके देखिए वकला बरादरी का बिल्कुल है ना, देखिए वकला बरादरी का वोट के लोगों को अच्छे लगे कि चले काफी अरसे बाद से ही, गवर्नरशिप के बाद ही सही, मतलब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका सारी जिंदगी ताल्लुक रहा है। आखिर में उन्होंने बहुत सारे अच्छी बातें भी की जो लोगों को पसंद आती रही। और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक साहब का जो हल्का है पहले भी मुतनाज़ा रहा है। जब 2018 में अगर आप जाए तो तब भी वो मेरा ख्याल हल्के खोले गए, 4 हल्के खोले गए, क्या कुछ हुआ। और दूसरी बात यह है कि वो इलाका है जहाँ पे जो बानिए पीटीआई के दौर में या उनकी हुकूमत बनाने के लिए वहाँ पे धरने दिए जाते रहे, वहाँ पे इलेक्शन लड़ते रहे, और वो वाला तबका, वो वाले लोग जो वाकई जो आज़ाद उम्मीदवार की सूरत में या किसी पार्टी जमात को जाती तौर पे पसंद अच्छा जी पर्सनल वो देखे ना, पर्सनैलिटी दोनों को आप कंपैरिजन करें ना, कि वो तो चले सेनेटर रहे, गवर्नर पंजाब रहे, एक लीगल बैकग्राउंड है, बड़ी उनकी सर्विसेज हैं, पॉलिटिकल लाइफ है। ऑन चौधरी साहब तो जुमा 8 दिन की पैदाइश है, उनके क्रेडिट पे जो सर्विसेज है उनका हम यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकते। उनके जो सबसे बड़े सिफारशी जो जराए बताते हैं कि उनका तो टिकट भी फाइनल नहीं हो रहा था, मियां नवाज शरीफ नहीं पहले उनको शहबाज शरीफ साहब ने पहले उनके बात पीपी करें के ना, लिए कि जिसको वोट ही मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया जाके। देखिए वो तो बाद की सूरत हाल, नहीं उनको सीट पहले नहीं मिल रही थी, एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, पहले उसकी पीपी फिर की सीट सिफारिश क्या मामला तय पा गए कि अब जो है सीट एडजस्टमेंट हो गई। जब सिफारिश की ना, एक पार्टी जब किसी सदर के साहब ने साथ सिफारिश की, सीट शहबाज एडजस्टमेंट शरीफ कर लेती है तो जाहिर है उस हल्के के जो वोटर हैं, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने तो वोट कास्ट करने जाना है। मरियम नवाज साहिबा भी गई, नवाज शरीफ साहब भी गए, उन्होंने वोट कास्ट भी किया, क्योंकि नवाज शरीफ का वोट बैंक जो था ना, वो जो उनका वोट बना हुआ था वो N128 का बना हुआ था। अब वहां से जो भी खड़ा होना था, अब तो वोट उन्होंने इत्तेहादी के तौर पर ओन चौधरी थे, तो फिर उनको वोट कास्ट करना पड़ा, शेयर के बजाय अकाब पर जिसको सीट एडजस्टमेंट कहा जाता है, सीट एडजस्टमेंट। अच्छा यास्मीन राशिद साहब की भी थोड़ी सी बात हुई, उनके मामले में ये सोचा जा सकता है कि माजी में उन्होंने 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, वो तीनों हारी हैं, लेकिन इस वक्त उनके सामने जो साहब कंटेस्ट कर रहे थे उसका सियासी कैलिबर ज़्यादा था, और उसके अलावा वसाइल की भरमार थी, और दीगर फैसिलिटेशन जो मुख्तलिफ कॉर्नर से हो रही थी वो उनके अपोनेंट को ज़्यादा थी। और उसके अलावा भी वहाँ पे भी वो जो मुनसिफाना वाली बात है उस पर बहुत, उस नुक्ते पे खासी बात हो सकती है, वहाँ भी आज़ादाना इंतखाबात देखने में आए। साहिबा वही शख्सियत हैं जो पहले भी 2018 में इसी हल्के में उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे, हारी हैं। और अगर बात की चाहे कोई एक इलाका उठा के देख लिया जाए, इशफाक साहब, मुजाहिद साहब, मजंग उठा के देख लिया जाए, मसले मसाइल वहाँ पर देखें, आवाम कहती है यहाँ पे जो है बिजली हमें नहीं मिलती है, गैस यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें बिल 12-13 हज़ार के बिल आ रहे हैं। और फाइनली एक बात और देखिएगा, जब टोटल रिजल्ट्स आ राशिद साहब को वोट भी मिले हैं और अच्छे खासे वोट भी किस तरह से मिले हैं कि आप देखें कि ना तो उन्होंने कोई वहाँ पे जलसा हुआ उनकी जानिब से या उनके किसी हामी की जानिब से, यकीनन वो जो है वो है नहीं, बाहर नहीं है, तो इसलिए वो उसकी कंपेन भी नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी बात
कि उनका कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं था, फिर भी इतने वोट कास्ट होना, उनके लाख से ज्यादा वोट जो हैं वो समझे 2 लाख वोट हैं। मिलेंगे। देखिए उन्होंने पार्टी माजी एक पार्टी वोट है ये, पार्टी वोट भी है, उनका अपना वोट भी है, और इस हवाले से उन्होंने बहुत काम भी किया है, ये बात फैक्ट है जो। लेकिन एक और हल्का है लाहौर का जहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिल्कुल, मुझे पता था आप यही बात करने जा रहे हैं। NA 127 की जिसकी हम बात करें, अगर हमारे नुमाइंदगान भी यही समझ रहे थे कि जो बिलावल भुट्टो हैं, शायद उनके जो तज्जिया के मुताबिक वो ये कह रहे थे बिलावल भुट्टो जो है वो जीतेंगे इस बार, जो अपनी सियासी खानदान की इज्जत है उसको दोबारा लाहौर में बहाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह नहीं देखा। वो नंबर 2 पर भी नहीं आ सके, वो पहला नंबर तो बड़ी दूर की बात है। NA 127 लाहौर का है हल्का, और वहाँ से अताउल्ला ताड़र भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, और उनके जो नंबर 2 पर आए वो ज़हीर अब्बास, और नंबर 3 पर आए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, और जिनको 15,005 वोट पड़े सिर्फ उस हल्के में से। इसमें भी हम देख रहे हैं कि नताइज जब आ रहे थे बिलावल भुट्टो साहब आगे थे, अताउल्ला ताड़र साहब मुकाबले के लिहाज से पीछे थे। देखिए मैं थोड़ा सा ये फैक्टर समझना होगा। इशफाक साहब इस थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे मुजाहिद, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जो कि बात हम कर रहे थे NA 127 के हवाले से, और जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो इस हवाले से काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी बिलावल भुट्टो जो हैं नताइज जब आ रहे थे वो आगे थे, लेकिन जैसे नताइज जो हैं ताख़ीर का शिकार हुए, हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो को कहीं नामो निशानी नहीं था। मुजाहिद, आप अभी कुछ देर पहले ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अचानक ही पीपल्स पार्टी का, हमने अगर दीगर हलकों की बात की जाए वहाँ भी हमें कोई रहनुमा नज़र नहीं आया। बिल्कुल। अच्छा, इस हलके की ख़ास बात ये है कि ये नून लीग का हलका है, तस्वुर किया जाता है। यहाँ पे एक दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके हैं, जब जो अली परवेज़ थे, पर उनके वालिद जब उनका इंतकाल हुआ तो असलम गिल पीपल्स पार्टी के थे, तो उन्होंने वहाँ पे जो है जिनका मुकाबला शाइस्ता परवेज़ साहिबा के साथ हुआ, उस ज़िमनी इलेक्शन को मैंने चूँकि कवर भी किया, तो वहाँ पे ये भी इल्ज़ाम, जो इस दफ़ा इल्ज़ाम सामने आया कि वहाँ पे कुछ कम्युनिटी, कुछ लोग इस तरह के रहायश पजीर हैं, ऐसा तबका है जिनको पैसे देने के इल्ज़ाम उस वक्त भी आया, वीडियोस भी वायरल हुई और वो वीडियो बनी भी, और सारा कुछ बिल्कुल सेम इसी तरह से हुआ, लोगों के जहन में भी होगा। फिर अता ताड़र साहब आ गए, और अता ताड़र साहब ने भी जो पहली बार मैदान में उतरे और पहली बार मैदान में उतरते, अता ताड़र साहब आए नहीं, अता ताड़र साहब को लाए गए, और क्योंकि उनका तो उन्होंने काम, उनका हल्का था 98,210 वोट, पहली बार ही मैदान में उतरते। अता ताड़र का हल्का जो था वो वजीराबाद का था, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया, वहाँ पर तो लोग उनके ऐसे मद्दाह हैं कि वो ये चले जाते हैं तो लोग पूरे उनके हो जाते हैं। इनको ये कहा गया था कि आप लड़ेंगे लाहौर के हल्के से, और स्पेशल उनको खड़ा किया गया, और उनके वोट मरीम नवाज साहिबा ने दिया, शहबाज शरीफ साहब ने, और बाकायदा विक्ट्री का निशान बना बताया है कि यहाँ से जीत जाएंगे, इतने वो कॉन्फिडेंट थे। और उसके साथ फिर ज़हीर अब्बास जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने काफी उधर ज़हीर अब्बास साहब ने भी 2 दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन लड़ा हुआ है, और वो एक मर्तबा कामयाब हुए। नताइज आने से पहले ज़हीर अब्बास हमें नजर नहीं आ रहे थे, बिलावल भुट्टो हमें नजर आ रहे थे, और बिलावल भुट्टो को हम देख रहे थे वो वोटिंग के हिसाब से आगे थे, 6,000 कुछ वोट आ रहे थे, और अताउल्ला ताड़र साहब जो 4,000 कुछ वोट लेकर पीछे थे, और नासिर साहब चूँकि कह रहे थे कि पूरा जाविया खींच के रखा है इस हल्के से मुतालिक, तो वो जरा जाविया के बारे में तफसीलात बताएं। देखिए, अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें और उससे पहले का, तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो लाहौर से चंद हज़ार वोट लेते हैं। मुझे ज़्यादा 2018 का इलेक्शन था तो मीर साहब कंटेस्ट कर रहे थे एक हल्के से, तो हार्डली चंद हज़ार वोट थे। अब अगर आप देखें बिलावल भुट्टो ने जितने वोट लिए, तो मैं एक सवाल और एक एंगल सामने रखना चाहता हूँ कि ज़रा नवाज शरीफ साहब लाड़काना से या नोडेरो से इलेक्शन कंटेस्ट करें तो इतने वोट ले लेंगे जितने बिलावल भुट्टो ने ले लिए। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ लड़े थे कराची से इलेक्शन, नहीं, और उन्होंने लिया, उन्होंने इससे ज्यादा वोट लिए थे। देखिए वो शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था कराची से, और वो अक्सर लड़ते हैं। कराची की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कह रहा हूं नोडेरो से लाड़काना से जीते। वो कहानी और थी ना, 2018 वाली तो कहानी और, इस तरह आप ना करें, 2018 की कहानी और थी, आज की कहानी और है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना भाई, उसके जो इंतजाम थे वो और थे,
सारी दुनिया को पता है कि किसको लाना था इक़्तिदार में और किनको आउट रखना था। आज की कहानी भी वाज़ेह है कि किनको इक़्तिदार में लाना है और किनको आउट रखना है। लेकिन पीपल्स पार्टी की कहानी तो इतनी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इंप्रूव किया है। आप चाहे नंबर ऑफ वोट देखें, कोई जुर्रत, आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें तो पूरे नताइज में पीपल्स पार्टी का कहीं बंदा नजर नहीं आ रहा। देखिए वो इसलिए नहीं ना नजर आ रहा अरेंजमेंट से। आपको आप जरा इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले देखिए, इलेक्शन से पहले 2 माह साड़ी गल हो गई है, फलां आदमी इक़्तिदार में आ रहा है, फलां स्वीप कर जाएगा, फलां जनाब वो आएगा। डे वन से एक खास सिमत में ऐसी बात में खेल चल रहा है और आप अपने अंजाम को पहुंचता नजर आ रहा है। तो मुझे रिजल्ट देख के कोई मुझे हैरत नहीं हो रही। ये इस नुक्ते से मुझे एक बात याद आई है। आसिफ अली जरदारी साहब की बात की जाए तो उन्होंने उम्मीदवारों को नाश्ते पर इनवाइट कर लिया और बातें की जा रही है, साड़ी गल हो गई है। आगे देखिए समझदार सियासतदान हैं और ऐसा करना उनका हक है। नाश्ते पे बुलाने का क्या मकसद? राब्ता ही होता है। अच्छा मेरी एक बात सुने, अब मैं संजीदा तौर पे बात कर रहा हूँ। ये जो बात सर कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई, अगर साड़ी गल हो गई है तो ख्वाजा साद रफीक ने हारना था, रुहेल असगर ने हारना था, राना मशहूद ने हारना था, मियां मरगूब। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है। देखें जब सियासतदान जलसों में जाते हैं, इंतखाबी मुहिम में जाते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वो ये बात करते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, हम आगे आएंगे, हम हमारे बंदे मिनिस्टर बनेंगे, वो इस तरह के दावे करते हैं। अगर वो ये दावे नहीं करते तो वो फिर क्या करेंगे, क्या बात वो करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी किसी एक बात को पकड़कर हम ये कहना उनकी कड़ियां मिलाना शुरू कर दें। बात पकड़ी जाती है। सूबा खैबर ने बात पकड़ ली ना नवाज शरीफ साहब की, जब उन्होंने कहा कि ये इधर से नॉनसेंस लोग हैं और ये यूं है, और उन्होंने हमाकत और इस टाइप की बातें जो उन्होंने की हैं सूबा खैबर के वोटर के बारे में, उसका रिजल्ट नवाज शरीफ साहब देख लें। तो एक बात पकड़ी जाती है, टॉप लेवल की जो लीडरशिप है उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज। अब यहाँ पे वो आई लव यू और यू लव यू लव मी और अच्छा वो देखिए मेरी बात सुने, जवाब मोहब्बत से दिया उन्होंने, मोहब्बत का जवाब आप तो उनको किसी तरफ ही नहीं टिकने दे रहे ना। मैं तो ये बात अर्ज कर रहा हूं, इस वक्त तो उन्होंने काफी वोट लेके लाहौर में तो कम से कम कामयाबी आपने बानी पीटीए के भी जलसे देखे होंगे। जी मेरा लीडर तो फिरौन चौधरी है, नवाज शरीफ साहब तो आपने अगर वोटों की बात, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। फिरौन चौधरी इज द लीडर। अच्छा अब मैं लाहौर का हल्का राना मशहूद साहब, आपने देखा होगा कि वो कई मरतबा, हर मरतबा वो असम्बली में होते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। पहली मरतबा अपसेट ये हुआ कि वो इलेक्शन हार गए। उमर सुहेल जिया भट्ट साहब लाहौर से इलेक्शन हार गए, बड़े अरसे बाद बहुत अरसे टिकट मिला, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। और अब अच्छा इशू ये नहीं है, इशू ये है कि लोगों ने क्योंकि एक शख्स बार बार अगर इलेक्ट होता रहे तो वो फिर उसको ये लगता है कि मैं एक लीडर बन गया हूँ, मैंने अब अवाम में नहीं जाना। तो इस बात का लोगों को गुस्सा भी है। हाँ उनको गुस्सा भी है कि ये आते ही नहीं है हमारे पास, हमारे मसाइल किसने हल करने हैं। खुद विजिट किया है, पूरे हलकों को मैंने विजिट किया है, कोई मैंने ऐसा कोना नहीं जिसको छोड़ा ना हो। और वहाँ की आवाम कहती है कि हमने कभी किसी एमएनए एमपी की जो है वो शक्ल तक नहीं देखी, हमें तो पता ही नहीं वो है कौन। और वो करता धरता को मिलके वो चले जाते हैं, जो मेन आगे फ्रंट मैन होते हैं उनको मिल मिला के चले जाते हैं, जो आम आवाम है उनके पास कोई भी नहीं जाता। इसका ये बहुत सारे हलकों में लाहौरियों ने अपना गुस्सा निकाला है। ये बात मुस्लिम लीग नून को समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई प्लानिंग के तहत किसी को हरवा दिया गया। मतलब मुझे बताएं ना, राना मशहूद को हरवाने के लिए कौन सी प्लानिंग थी भाई? उमर सुहेल जिया भट्ट को हरवाने में कौन सी प्लानिंग थी? रुहेल असगर को हरवाने में कौन सी प्लानिंग थी? मालूम है इनको। जी जी नासिर साहब, प्लानिंग होती है जनाब, अपोनेंट जो है वो भी प्लान कर रहा होता है ना। कि देखिए ब्रादरीइज्म हमारे यहाँ है, हम इस चीज़ को धड़ेबंदियाँ भी हैं, धड़ेबंदियाँ हैं। अच्छा फिर जो डेवलप्ड सिटी जिनको हम कहते हैं ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ का कल्चर और है, अर्बन रूरल पॉलिटिक्स में फ़र्क है। अच्छा ब्रादरियों का जो वोट है, वो जो मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जी फ़लाँ ब्रादरी को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, उनसे रब्ता करना है, उनका नंबर ऑफ वोट फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है। टॉप लेवल पे जब टिकटों की तकसीम का मामला होता है उस वक्त भी ये देखा जाता है कि जी इसका पर्सनल वोट कितना है, इसकी ब्रादरी कितनी है, इसके अपोनेंट के वोट कितने हैं। तो प्लानिंग तो होती है, तो अब ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब हम अगर इसके बाद जो दीगर हलकों की बात करें तो मियां नसीर, आपने जब बानी पीटीआई ने N 122 से नॉमिनेशन जमा करवाए ना, तो सबसे पहले मियां नसीर साहब ने जाके उनका रास्ता रोका। अच्छा तकनीकी बुनियादों पर, और ये कहा कि वो सजा याफ्ता हैं, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। हालांकि मैं उस वक़्त
लतीफ़ खोसा साहब को मैंने उस वक्त भी दाद दी थी, आज भी मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ के नॉमिनेशन किसी सतह पर चैलेंज नहीं करेंगे। हालांकि तहरीक इंसाफ एक वक्त में ये कहती थी कि हम नवाज शरीफ के नॉमिनेशन चैलेंज करेंगे, नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, ताहयात नाअहल हैं। उस वक्त जब नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन जमा करवाए थे तब ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम नवाज शरीफ के नॉमिनेशन चैलेंज करें। हम साड़ी गल होगी है, इस बारे में बात हो रही थी। अभी अच्छा, अभी बहुत मुबारक अब आप कह सकते हैं कि साड़ी गल हो गई। अब मैं को पेट फाड़ने वाले, चौक में लटकाने वाले और पेट बहुत पुरानी बात हो गई है, निकालने वाले हो गई है, सब इकट्ठे हो गए। वो उससे पहले अच्छा मैं बात कर रहा था मियां नसीर ये है जमहूरियत, ये जमहूरियत का मकरूर तरीन चेहरा। जमहूरियत है ही यही कि इख्तिदार के लिए नहीं, इख्तिदार ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बात हतमी नहीं होती ना। अच्छा, मियां नसीर साहब ने जनाब एन 122 में बानी पीटीआई का रास्ता रोका, पिटीशन फाइल कर दी और उनको डिसक्वालीफाई करवा दिया इलेक्शन के लिए मजबूरन। फिर जब वो बानी पीटीआई से सिस्टम से बाहर हुए इंतहाबी इससे, तो फिर लतीफ़ खोसा को टिकट मिला और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए। अब मियां नसीर के साथ क्या हुआ, मियां नसीर ने सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ा और वहाँ से शिकस्त से 2-4 हुआ। मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर था और लाहौर के सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ा और वहाँ से ये इलेक्शन हार गए। यानी तकरीबन मजमूई तौर पर अगर हम देखें 7 सूबाई असम्बली की सीटें हैं जो लाहौर से मुस्लिम लीग नून हारी है, और वो ऐसी सीटें हारी है जो उनकी पक्की सीटें थी, जो अरसा दराज जहाँ पर अब वो एक रवायती जुमला है, वो कहते हैं हमने खंबा खड़ा किया हुआ वो नहीं कोई हाथ जीत सकता उनसे। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, आज एक जो अच्छा इस सारे सिस्टम में मौजूदा सूरत हाल में अच्छी चीज़ जो नज़र आई है, पहली मरतबा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इलेक्शन हारे हैं तो वो जनाब मिठाई लेकर लतीफ़ खोसा साहब के घर पहुंच गए। अच्छा, फूल लेकर उधर चले गए, उनको मुबारकबाद दी, उन्होंने ट्वीट किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूँ। ये मिठाई के लड्डू का जो मकसद था मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नासिर साहब को जरूर पता होगा। मैं नासिर साहब बताएंगे, वो भी वो कहना है कि कोई मखलूक आ गई है, ऐसा नहीं है। ये साद रफ़ीक जो है पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और जो लॉट इस वक्त हमें मैदान में नज़र आ रहा है, बल्कि कहा जाए कि वो सबसे ज़्यादा उसमें वो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। स्टूडेंट्स जब वो थे उस ज़माने से वो पॉलिटिक्स में हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की। अच्छा, इस मरतबा ना जो मेरे ज़राए ख़बर देते हैं, अशफाक साहब शायद उसको कंफर्म करें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि उनको सेनेट का टिकट दे दिया जाए और वो अपने बेटे को आगे लाना चाह रहे थे। चूँकि हर तरफ से दूसरी और तीसरी नस्ल आ रही है तो उन्होंने भी सोचा कि अच्छा जी अब मैंने तो बहारें देख ली हैं, वज़ीर भी रहे हैं एक से ज़ायद मरतबा, तो मेरा बेटा जो है वो भी सियासत में आ जाए। सियासत ज़ाहिर है सियासतदान की विरासत है और सियासतदानों की ख्वाहिश है कि वो अपनी इस विरासत को आगे लेके चलें। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जो है ना दिलजमी से कैंपेन नहीं की। अच्छा, उनकी मुखालफत भी ज़्यादा है, उनकी मुखालफत भी उस इलाके में है। और फिर जब हम बात करते हैं कि बाज़ लोग ये इस ज़ौम का शिकार हो जाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है वैसे, कि जी अब ये हल्का मेरा है, मैं नाकाबिल शिकस्त हो गया हूँ, तो उस वक्त वो फिर बाज़ वक़्त ईजी ले रहा होता है ना सारे टास्क, अगर नहीं मेरा हल्का है, मैं तो यहाँ से जीतता ही रहता हूँ, तो ये फैक्टर भी हो सकता है वहाँ पे हो। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बड़ेपन का सबूत दिया है, उन्होंने अपने अपोनेंट को उन्होंने मुबारक दी है, मिठाई लेके गए हैं, ट्वीट किया, व्हाटएवर। ये इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे नए आने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो नए सियासत में कदम रख रहे हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं, ये उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ अब ये कंट्री धरनों की सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये नहीं अब हारे आप 4 बंदे लेके बैठ जाएं, सड़क ब्लॉक कर दें और कहें जी मैं जब जीतूंगा तो फिर बात मानूंगा, हारूंगा तो फिर मैं कोई बात नहीं मानूंगा। अच्छा, अब एक लेकिन ये हमने 2018 में जरूर देखा है। एक और मैं आपको रिजल्ट बता दूं बहुत जबरदस्त। मियां असलम इकबाल साहब, प्लान कैसा था? मियां असलम इकबाल साहब वो लाहौर के हल्के से कामयाब हुए हैं और अच्छे वोटों से वो कामयाब हुए हैं। अब जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि एक जगह पर आ जाता ही कामयाब होते हैं जी, हम उनको देखते हैं वो हमेशा जी, मैं वही मैं बात बताने लगा हूँ। कई लोगों का पार्टी वोट होता है, कई लोगों का अपना वोट होता है। मियां असलम इकबाल साहब का, हाँ जी, अपनी आवाम के जो है मसाइल अपने हल्के में उनका अपना वोट, अपने हल्के में उनका अपना वोट है, लोग उनके ऊपर जान निछावर करते हैं। ये बात फैक्ट है, आप हल्के में चले जाएं लोग उनके पीछे पीछे होते हैं। तो वही हमने देखा कि वो गो के इश्तिहारी हैं, अदालती इश्तिहारी हैं,
9 मई के केसेस में यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। और इसके साथ साथ हम ये जो बात हो रही थी ना कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, मैं समझता हूँ कि अब ये बात नहीं रही। अब ये गढ़ वाली बात जो है ना, पंजाब भी उनका गढ़ नहीं रहा। जो नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे उनके मुताबिक अगर बात करूँ तो N118 में जो कि हमजा शहबाज थे वो आगे हैं, N119 में मरीम नवाज थी वो आगे हैं, N123 में शहबाज शरीफ साहब थे जो आगे हैं, और N100 अगर बात की जाए 30 की तो नवाज शरीफ साहब आगे हैं। यानी अभी आप ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो उनका लाहौर मैं बता रहा हूँ, ये जो हमें ज़ोम हो गया था ना सियासी जमातों को, अभी खबर भी सामने आई है, जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है, शहबाज शरीफ साहब से विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का जो है मामला तय किया जा रहा है। और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो अवाम को फिर से वही मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सियासी जमातों का दिमाग ख़राब हो जाता है ना कि ये हमारा गढ़ है और हम आंखें बंद करके भी जीत जाएंगे, हम अवाम में नहीं जाएंगे। अब अवाम में इतना शऊर आ चुका है कि अब अगर कोई MNA MPA अगर उनके इलाके में काम नहीं करेगा, अगर फलाह बहबूद के लिए इकदाम नहीं करेगा, वो अगली बार वहां से चाहे वो 100 साल जीतता रहा लेकिन अगली बार नहीं वो जीतेगा। लेकिन अब जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ जो मुद्दा है, अहम मुद्दा, अब ये देखने एक तरफ नवाज शरीफ साहब ने विटनरी खिताब की है, उन्होंने भी दावत दे दी है कि मिल बैठ के बात कर लेते हैं, जरदारी साहब ने आज़ाद उम्मीदवारों को नाश्ते के लिए इन्वाइट किया हुआ है, तो क्या देख रहे हैं? अब देखिए हुकूमत बननी है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगा दी है, और उस जिम्मेदारी को कितने एहसन तरीके से निभाया गया कि घंटे भी नहीं गुजरे, एक दिन भी नहीं गुजरा, 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि 2-3 घंटे के बाद पहले ही सब टाइम कम है ना, हाँ टाइम कम है ना, और पहले ये तवक्को की जा रही थी कि सुबह मुलाकात होगी, लेकिन सुबह के बाद भी 12 घंटे का टाइम गुजरना था और रात को ही मुलाकात हुई, और मेरा ख्याल है कि सब कुछ तय पा गया ऑलमोस्ट। मेरा कहना हाँ जी, मुल्क के आला तरीन नहीं कोई कबज़ नहीं है, अब सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो गई हैं। और जो शफाक साहब बात कर रहे थे ना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गढ़ है लाहौर उसका, बल्कि नून लीग के आगे अब गढ़े आना शुरू हो गए। गढ़ नहीं मैंने कहा ये जो समझते थे वो जो तीसरी पार्टी थी ना जी, नवाज शरीफ साहब ने दौरान खिताब कहा है कि मैं चाहता था तो कल खिताब करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज ही अवाम से बात कर लूं। इतनी इमरजेंसी में खिताब, उसके बाद 13 में तो उन्होंने फौरी कर दिया था, उसके बाद जरदारी साहब नाश्ते पे बुला रहे हैं। असल में जी जो ज़राए हमारे तस्दीक करते हैं इस बात की कि उनकी विक्ट्री स्पीच तो एक्चुअली कल ही तैयार थी, वो आए भी थे, लेकिन फिर जब नताइज उन्होंने देखे और तस्वीर का दूसरा रुख भी उनको बताया गया तो उन्होंने फिर वो अपना जो विक्ट्री स्पीच वाला प्रोग्राम था वो थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया। और मैं समझता हूँ इट वॉज अ सेंसिबल डिसीजन, जिसने भी उनसे कहा था कि ज़रा रुक जाएं, ज़रा कुछ और नताइज जो हैं वो आ लेने दें। साहब ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया, फौरी। देखिए दोनों समझदार सियासतदान हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक दूसरे से कम है, और दोनों का हक बनता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हुए हैं। अच्छा देखिए, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में कामयाब हुए हैं, तो मैंडेट तो उनको भी मिला है, तो फिर उनका भी तो हक है ना इक़्तिदार में आना। अवाम के रैप्स हैं, अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार किया, तो आएंगे ना सर। अब देखना ये है, अब देखना ये है कि उनको कौन और किस तरह अकोमोडेट करता है, और वो किस नंबर उनका क्या होता है, क्या वो टोटल आते हैं या उनके हिस्से बुखरे करके कुछ एक तरफ कुछ दूसरी तरफ और कुछ तीसरी तरफ होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तमाम के तमाम एक पार्टी में नहीं जाएंगे और तमाम के तमाम बहैसियत इंडिपेंडेंट अपोजिशन का किरदार भी अदा नहीं करेंगे। इस वक्त क्या हैसियत है, क्या मुस्तकबिल हो सकता है उनका अपना क्या माइंडसेट है? देखें, मेरे जो ज़राए हैं वो इस बात की बिल्कुल तस्दीक करते हैं कि जितने भी आज़ाद मैक्सिमम जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया वो उन्होंने इस गारंटी में लिया है कि वो जीतेंगे तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो अपनी वापस पहले वाली पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे, ये बात तय है। आपको आज या कल में सूरत हाल क्लियर अगर हो ये जाएगी, बात है तो फिर तो बहुत आसानी होगी। ये हाँ जी बिल्कुल, और क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी। हाँ, बसूरत दीगर वो अगवा हो सकते थे, अब कागजात उनके जमा नहीं हो सकते, तो ये एक चीज़ है आई है सामने। अलबत्ता अब 1-2 दिन है, आप देखेंगे कि नवाज शरीफ ने तो कह दिया है कि मखलूत हुकूमत बनेगी, तो जरदारी साहब बिलावल साहब को भी साथ लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने, वो अपनी गेम भी खेल रहे हैं। तो अब आज बैठे हैं बड़े, देखें आज वो क्या
डील कर पाते हैं, क्या मामला बॉल है? जो है अभी सिर्फ उछाले जा रही है, उसको कैच किसने करना है ये अभी समझ नहीं आ रही है। मेरा ख्याल फैसला हो गया इस मुलाकात में। चीज़ें तय हैं जी, ये हमारे आपके लिए हैं कि ये इंतखाबात हैं और अब फलां को मैंडेट मिला है और फलां नासिर साहब तो बहुत ही बेजार है। मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। देखिए मैं 1985 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। आई वाज ऑन पीटीवी। 1985 से लेके अभी तक क्या फर्क देखा आपने? कोई फर्क नहीं, पैटर्न इज द सेम, इलेक्शन सिस्टम इज द सेम। और इस इलेक्शन के नतीजे, इस टाइप का जो इलेक्शन इस पैटर्न के तहत उससे होने वाले इलेक्शन के नतीजे में ये इलेक्शन मैं समझता हूँ पहले इलेक्शन से साफ और शफाफ हुआ है। पहले इलेक्शन कभी नहीं आएगा। 2024 के शफाफ 2018 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से ये साफ और शफाफ है। 2013 के इलेक्शन से ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है। हमने खुद वो इलेक्शन कवर किए थे, उनकी निस्बत ये इलेक्शन बहुत बुरा। ड्राई क्लैंड बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्लांट था, उसमें हमने हर चीज़ डाली, कई डिटर्जेंट जो हैं वो डाले और दूसरी तरफ साफ शफाफ इलेक्शन आ गया। वो निज़ाम बड़ा खूबसूरत है। अच्छा देखें, ये अजीब वाहियात निज़ाम हमारे यहाँ है जो दुनिया में कहीं नहीं है कि एक कैंडिडेट जो है वो 5-5, 6-6 जगह से कंटेस्ट करता है। फिर वो इलाके की रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई कि जो जहाँ का रेजिडेंट है वहाँ से वो हार जाता है, 9 हलकों से जहाँ से वो जहाँ का वो रेजिडेंट है वहाँ से वो हार जाता है और 400 किलोमीटर दूर एक और शहर से वो जीत जाता है और कहते हैं जी वो अवाम का नुमाइंदा है। ये पाकिस्तान में ही है और तो कहीं भी नहीं। सही बात है। अब देखिएगा जो लाहौर और सबसे दिलचस्प बात, आप सारे दोस्त उसकी तायद करेंगे, हमारे यहाँ रेट ऑफ लिटरेसी की मैं अक्सर बात करता हूँ जब भी कोई सियासी प्रोग्राम होता है कि लिटरेसी रेट है हमारे यहाँ 20 से 25%। दूध में पानी मिला के उसको 35%, 40% किया गया। अब जो एजुकेटेड वोटर है वो जितनी मर्जी अच्छी क़यादत का इंतखाब कर ले, तो जो 70% वोटर है जो मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड भी नहीं है और उतना विजनरी भी नहीं है, वो 70% वोटर जो है वो आपके मैंडेट की ऐसी तैसी फेर देता है। तो यहाँ तरक्की और इख्तिताम में सियासी शऊर की बात कर लेते हैं। तमाम सियासी जमातें अपने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल, मेरे पास भी अभी इस वक्त जहाँ पे पेपर्स मौजूद हैं जो सिर्फ 20 या 10 होंगे मेरे ख्याल से। आप कैंडिडेट उठा के देख लें अगर कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने लॉयर्स हैं। कौन सी सियासी जमात ने अपने मंशूर पे अमल किया? 5% भी किया हो अमल? देखिए मंशूर जो है ना जी, वो तो एक बस सियासी जाल होता है, उसको मार्केट में फेंक दिया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आप 2018 के जो स्वीप करने का ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने जो मंशूर दिया था उसमें से एक बात पूरी नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो थाना कल्चर बदल रहे हैं पिछले 3 साल से, कितने कामयाब रहे। फिर वो जनाब एक और है वो पटवारी कल्चर बदलेंगे, वही रवायती सियासत, अच्छा जी अब हम यूथ को ला रहे हैं। देखिए मुस्लिम लीग की बात मैं कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग, अच्छा जी अब हम यूथ को ला रहे हैं, यानी वो पीटीआई के पैटर्न पे और यूथ को हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ही नासिर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ नुमाइंदगान मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद अशफाक जो सारा दिन इंतखाबात के हवाले से रिजल्ट जो है हम तक शेयर करते रहे थे। और अगर बात की जाए साड़ी गल मुक गई है, साड़ी गल हो गई है। अभी हम अगर बात की जाए जरदारी साहब की तो उनकी मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब से और ये मुलाकात क्या रंग लाने वाली है और क्या हमें फिर से यही सुनने को मिलेगा कि साड़ी गल होगी। लेकिन साड़ी गल होने तो बाद नतीजा कहाँ तक पहुँचेगा ये आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।